जो एमएसएमई जो है हमारे देश की बैकबोन है, और ये 6.5 करोड़ 28 से 30 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। हम ऑलमोस्ट 4th लार्जेस्ट या 3rd लार्जेस्ट होने जा रहे हैं। अगर जो छोटा उद्यमी मर जाएगा तो समाज की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। सबसे पहले तो इसको मेरे हिसाब से 5 से 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कारोबारी हैं उन पर वो अपने बिजनेस पर ध्यान दें, कंप्लायंसेस के चक्कर में ना फंसे। ऑब्सोलीट चीज़ों को चेंज किया जा रहा है जो कि डिजायरेबल है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। मौजूदा समय में उसको पूरा करने में क्या चुनौतियां देखते हैं? गवर्नमेंट को एक करना चाहिए कि हर इंसान को AI के बारे में जानना जरूरी है कि वो अपने लाइफ को बहुत ईजी बना सके। हमने देखा था कि अमेरिका की ओर से टैरिफ लगा दिए गए। अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ गेम को खेलना शुरू किया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। भारत के अंदर आज सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करना जरूरी है। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल और हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 भारतवर्ष पर। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर सुशील जो है पास्ट चेयरमैन है CII वेस्टर्न यूपी के, और इसके अलावा फाउंडर, चेयरपर्सन और डायरेक्टर हैं एवरो इंडिया लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 पर। थैंक यू। जिस तरह से व्यूअर्स हमारे पीछे देख सकते हैं, हम लगातार बजट पर चर्चा कर रहे हैं। इस बार का बजट कैसा होगा, किस तरह से, किस सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, और आज हम बात करेंगे MSME सेक्टर की, जो कि बैकबोन धीरे धीरे जो है भारतीय इकोनॉमी की बनता जा रहा है। तो डॉक्टर सुशील, आप बताइए, इस बार का बजट, सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा, कैसा देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या ग्रोथ वाला आपको लगता है होगा, पॉपुलिस्ट, या फिर फिजिकल डिसिप्लिन वाला देखते हैं? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच अरुण जी। मुझे लगता है जब बजट आता है ना, तो बहुत लोगों की सांसें ना अटकी रहती है कि क्या मिलेगा, क्या जाएगा जी। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात, इसमें एक तबका ऐसा है जो इन्वेस्टर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जो देश के बहुत ही बड़े जाने माने उद्योगपति हैं जी। वो प्रैक्टिकली एक तरह से उनको हर चीज़ का फ्रेमवर्क समझ में आता है, वो मोटा मोटी रेडी होते हैं, पॉलिसी एडवोकेसी ऑलरेडी हो चुकी होती है, उनको एक्सपेक्टेड होता है कि ये सब होने वाला है। लेकिन एक आम इंसान, आम जनता जो देखती है, वो हमेशा क्या देखती है कि इनकम टैक्स का रेट का क्या हुआ, GST में कुछ बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, नहीं हुआ, हाँ एग्जैक्टली, कुछ इंश्योरेंस में, कुछ हाउसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में, इस प्रकार की चीज़ें देखती हैं जो बहुत ही मिनिस्क्यूल है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को आज अगर जो लेटेस्ट से बहुत सारी चीज़ें देनी है एज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि अमूमन गवर्नमेंट कई बार कोशिश करती है देने की, तो मान के चले आपका फिस्कल डेफिसिट जो है जी, वो कंट्रोल में होना चाहिए। अगर जो फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो उस सूरत में गवर्नमेंट के पास इतना पैसा सरप्लस होगा नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सामने लगा करके कि वो लोगों के लिए दे पाए। तो हमारे लिए मैं मान के चलता हूँ, निर्मला मैम जो भी कर रही हैं बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही रोबस्ट इकोनॉमी को हैंडल कर रही हैं। साथ साथ में जिस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, आज हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, करीब बन चुके हैं, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। मैं मान के चलता हूं कि भी जिस प्रकार से हम इस समय देश में रॉक एंड रोल कर रहे हैं, और हमारे देश का भविष्य बहुत सुरक्षित होते जा रहा है, PLI स्कीम से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें जो जा रही है, तो मैक्रो लेवल पे, एक बड़े लेवल पे देश के अंदर अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी होने जा रही है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, माइक्रो लेवल पे MSME की बात करें तो वहाँ मुझे पेन है। बिल्कुल, वो पेन क्या है, वो समस्याएं क्या है कारोबारियों की, वो जानेंगे। मैं टीम से कहूँगा स्लाइड्स पर चले जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पर। डॉक्टर सुशील जो है, हमें इस सेक्टर की, कारोबारियों की, MSMEs की क्या दिक्कतें हैं, क्या उम्मीदें हैं, एक बार मैं जानना चाहूँगा आपसे। आप सोचिए अरुण जी, एक स्टोरी समझाता हूँ आपको, लेट से एक सिचुएशन बताता हूँ। हम और आप एक छोटे से उद्यमी हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा होता नहीं कई बार MSME के पास, ये ज़्यादा 1-2 करोड़ रुपए की बात आती है। तो वो जैसे तैसे जुटू के पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य शुरू कहाँ होता है पता है? जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्लांट एंड मशीनरी में 50 लाख रुपए की, मालूम पड़ा कि लैंड और बिल्डिंग जहाँ आप लेना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू कई करोड़ों में है जी। तो कहाँ से लेगा इंसान? दूसरा दुर्भाग्य क्या शुरू होता है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आज कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कैपिटल सब्सिडी देती हैं, तो 10% के करीब एवरेज, वो जो भी उनकी जितने भी घुमा फिरा के पॉलिसी देख लीजिएगा, फाइनली आप देखेंगे तो 10% से ऊपर कहीं नहीं जाती पॉलिसी, एक्सेप्ट फॉर वेरी रेयर एक्सेप्शनल केसेस। तो वो क्या होता है कि 10% की सब्सिडी देने के बाद उनका कंडीशन क्या है, आपको अगर जो इंसेंटिव लेना है तो आपकी खुद की लैंड बिल्डिंग होनी चाहिए, या आपके पास उस रेंटल की जगह का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। 10 साल तक आप वहाँ मूव नहीं कर सकते, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं 10 साल आप चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, कभी शिफ्ट भी करना पड़ता है, बड़ा भी करना पड़ सकता है, छोटा भी करना पड़ सकता है, मूव भी करना पड़ सकता है। ऐसे में
कहने को पॉलिसी है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितनी हो रही है? अरुण जी, एक बात सोचिए, जो छोटा उद्यमी है, जो 50 लाख रुपए से लड़ा से बिजनेस शुरू करना चाहता है, आप देखिए उसकी प्रॉब्लम पता क्या है? 50 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहता है। लैंड की और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? करोड़ में। यानी कि 50 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करने वाला लैंड बिल्डिंग में करोड़ में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो प्रोजेक्ट लगा रहा है या सोना खरीद रहा है? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर जो इस प्रोजेक्ट में इन्होंने अपनी खुद की लैंड बिल्डिंग पे प्रोजेक्ट नहीं लगाया, तो इनको 10% तक की जो कैपिटल सब्सिडी मिल सकती थी, वो नहीं मिलेगी। ओके। और लेनी हो तो 10 साल तक उनको उसी जगह रेंट का एग्रीमेंट चाहिए। अब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जो लेटर से आप 10 साल में, दूसरे तीसरे साल में आप एक्सपैंड कर रहे हो, अपने काम को बढ़ा रहे हो, और अगर जो आपको मूव आउट करना पड़ गया तो आपकी सब्सिडी खत्म हो गई, यानी को मिलेगी नहीं। तो यानी कि एक बहुत बड़ा चैलेंज इस प्रकार का है। साथ साथ में आप देखिएगा आज के दिन बैंकिंग रेट जो है वो करीब करीब 10% के एवरेज चल रहा है, और जो कुछ NBFCs हैं वो करीब करीब 2% का प्लस में एडिशन और कर लेती हैं कि चलो हमारी कॉस्ट है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, लेकिन वो ऐड कर लेती हैं। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो मिल रहा है वो 10% प्लस मिलने से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मार्जिन्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इंडस्ट्री क्या हो रहा है, एक तो अपने एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव होकर के बहुत ज़्यादा, साथ साथ में जो बड़ी बड़ी मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से इंपोर्ट आ रहा है वो इतना सस्ता आ जाता है कि इनको ले दे करके जब अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं और मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन बचता ही नहीं है। तो वैसे भी प्रेशर आ गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, लेटर से जब ग्रोथ करनी है तो आपको लेटर से कैपिटल चाहिए। कैपिटल की प्रॉब्लम पता है क्या है अरुण जी? आपको कैपिटल चाहिए, लेटर से आपको 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो बैंक बोलता है भैया 1.5 करोड़ रुपए का मेरे को कोलैटरल दे दो, कोलैटरल चाहिए मेरे को। वो आपको 1 करोड़ रुपए फ्री में नहीं देगा। अच्छा सोचिए, जिसके पास 1.5 करोड़ रुपए का कोलैटरल होगा, चाहे कुछ भी हो, अगर जो FD शेफडी हो तो वो अपने आप ही तोड़ के लगा लेता, और अगर जो जैसे घर बार भी हो तो उसके लिए बड़ा रिस्क क्या है पता है? जो लोग डरते हैं अमूमन, MSME क्यों डरता है कि यार मैंने बैंक से पैसा ले लिया और मैंने अपने घर को उस पर गिरवी रख दिया या वाइफ की ज्वेलरी रख दी, तो कल अगर जो कुछ चक्करबाजी पड़ गई और बाई चांस किसी कारणवश, पता नहीं साइक्लिकल नेचर भी हो सकता है, कभी कुछ फ्लड्स हो गए, कभी फायर हो गई, कभी रॉयट्स हो गए, कभी कुछ ना कुछ स्ट्राइक हो गई, किसी प्रकार की सुविधा हो सकती है, या फिर ऐसा प्रोडक्ट ही अनकॉम्पिटिटिव हो गया, सनसेट हो गया, या उसकी टेक्नोलॉजी आउट हो गई, उस सूरत में उसको डर लगता है। वो डर, इमरजेंसी फंड नहीं बचेगा, नहीं बचता, वो हमेशा डरा रहता है, तो वो क्या कहता है, कोलैटरल देना नहीं चाहता। अच्छा, बैंक्स CTGSME की बात करते हैं कि हम CTGSME के अंदर 0 कोलैटरल पर हम लोन देने को तैयार हैं। लेके दिखाइए, देखते हैं कितने लोग देने को तैयार हैं। 2 करोड़ रुपए की आपको लिमिट अवेलेबल है कि आप ले सकते हैं, लेकिन आप लेना चाहें तो मिलता नहीं है। तो मेरा सोचना ये है कि अगर जो हमारे को भारत को सुदृढ़ बनाना है तो ये MSME की, पता है ब्यूटी क्या है? आज MSME हमारे भारत का बैकबोन है। कितना? 6.5 करोड़ यूनिट्स जो चल रही हैं, और ये 6.5 करोड़ 28 से 30 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है डायरेक्ट, और बाकी कुछ लोग इन पे निर्भर भी हैं। और ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग का GDP का 30% कंट्रीब्यूट करती है, और हमारे एक्सपोर्ट्स में 45% कंट्रीब्यूशन MSME का है। जो सोचने वाली बात है, बहुत ही हैरानी की बात है। आपको लगे वाओ, ऐसा भी होता है? हम सोचते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स करते हैं, 45% हमारी एक्सपोर्ट जो है MSME देते हैं। यानी कि भारत की बैकबोन, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास नेशन है, हम डेवलप नेशन तो है नहीं कि भी यहाँ भी चलो हमारे पास, जैसे अमेरिका पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत ज़्यादा है, कम है यहाँ पर। तो ज़्यादातर आप देखेंगे बाई एंड लार्ज यहाँ पर जो लोग हैं वो मेजॉरिटी ऑफ लोग मिडिल क्लास हैं। हम ये कहेंगे मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के पास आप ये मान के चलेगा कि उनका इनकम ब्रैकेट इतना टाइट होता है, खर्चे बढ़ रहे हैं, कमाइयाँ कम हो रही है, इंटरनल कंपटीशन हो गया, ऊपर से कॉम्प्लायंस बढ़ गए, ऊपर से कहीं पे उनको कहीं सब्सिडी नहीं मिल रही, और साथ में लेटर से इंटरेस्ट वगैरह पूरा देना पड़ रहा है। तो बचा क्या?
उनके पास ऐसा क्या है कि एमएसएमई बोले कि हाँ जी मैं तो इस देश में आकर के या मैं यहाँ रह करके इस काम को जीत जाऊंगा, मैं तो करूंगा, मैं तो कमाई कर लूंगा, मैं चाइना से कॉम्पीट कर लूंगा, वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। तो मेरा सोचना ये है अरुण जी, आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये ना कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ, देश की बात है। एमएसएमई जो पिस रहा है, टूट रहा है, मैक्रो लेवल पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं। आप उनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो ईयर ऑन ग्रोथ है, तभी स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है और हमारी देश की इकोनॉमी इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। हम ऑलमोस्ट 4th लार्जेस्ट या 3rd लार्जेस्ट होने जा रहे हैं, यानी कि सारे मैक्रो पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन माइक्रो में एमएसएमई इस समय तरस रहा है, वो कहता है जी मुझे सपोर्ट चाहिए जी। इसमें क्योंकि देखिए दर्शकों के लिए भी बहुत समझने वाली बात हो जाएगी। आपने 6.5 करोड़ यूनिट्स की बात की जो एमएसएमई चल रहे हैं, उनसे एम्प्लॉयड लगभग 30 करोड़ लोग हैं। उसके अलावा भी उन पर निर्भर आगे कितने लोग होंगे, उनके परिवार होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए कोई ऐलान करे तो वो मतलब मैं तो मानूंगा कि आधी आबादी के लिए, देश की आधी आबादी के लिए वो ऐलान होंगे। तो इस अगर बजट की स्पेसिफिकली बात की जाए तो आपने एक बात की कैपिटल की या जो लोन्स की बात की, कोलैटरल फ्री लोन्स की बात की, क्या उसकी सीमा बढ़ने की उम्मीद देखते हैं? कैपिटल कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे इन्फ्यूज़ किया जाए एमएसएमईज में? क्योंकि देखिए कैपिटल आएगा, निवेश बढ़ेगा अगर, और पैसा आएगा एमएसएमईज के पास, तो ज़्यादा वो आगे जो है एडवांसमेंट कर सकते हैं और अपना जो है बिजनेस बेहतर बना सकते हैं। तो ये उम्मीद देखते हैं कि होनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अरुण जी। देश की हालत पता क्या है? जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, ए लॉट ऑफ कैश चेजिंग वेरी फ्यू पीपल। हर आदमी देश के बड़े बड़े उद्यमी के साथ लाइन लगा के खड़ा, भैया मुझसे पैसे ले लो, मुझसे पैसे ले लो। उल्टा ये हो रहा है कि जब एमएसएमई जाता है बैंक के सामने लाइन लगाता है तो बैंक बोलता है हाँ जी ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये गारंटर लाओ, उसको गारंटर लाओ, या ये कोलैटरल दो, वो कोलैटरल दो, क्योंकि वो अपने आप को सेफगार्ड करना चाहता है। उसको ये डाउट है कि एमएसएमई आज है कल रहे ना रहे। एनपीए हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसमें कि बैंक को डिफॉल्ट हो जाते हैं। डिफॉल्ट होने से उनके सारे सीआरआर हिल जाएंगे। सीआरआर हिल जाएंगे तो बैंक की पूरी बैलेंस शीट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बैंक डर के मारे करते नहीं। फिर ऊपर से बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, बाई चांस बैंक में लेटर से कोई डायनामिक ऑफिसर से उन्होंने लोन सैंक्शन कर दिया, काम कर दिया, और किसी कारणवश कभी ना कभी जा करके वो एनपीए हो गया, तो उस वक्त में उसके ऊपर इंक्वायरी जल जाती है। अब उस डर के मारे वो बेचारा ऑफिसर बोलता है भाई मैं अपनी जान क्यों फंसाऊं। मैं समझता हूँ ये इकोसिस्टम है ना, ये इतना कंड्यूसिव नहीं है। आप जैसे लेटर से अगर जो कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने जोमेटो पर स्विगी पर ऑर्डर दिया, आपको पता है कि 30-40 मिनट में आ जाएगा और मोटा मोटी आ जाता है। आपको माइंड में कंफर्ट है कि मेरे को पैनिक नहीं करना है। लेकिन आज एमएसएमई को भारत में और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते वक्त हमेशा एक पैनिक रहता है, मेरे यहाँ फायर होगा तो क्या होगा, मेरे को रेड हो गए तो क्या होगा, मेरे अगर जो लेट से कोई स्ट्राइक हो गई तो क्या होगा, अगर जो कोई हैजार्ड हो गया या फिर प्रोडक्ट ही खत्म हो गया, ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। डॉक्टर सुशील ये भी जानना चाहूँगा, देखिए आपने बहुत वैलिड समस्या बताई है कि आपने जिक्र किया कि अगर बड़ा कोई उद्योगपति जो आकर लोन लेना चाहे तो उसे आसानी से मिल जाएगा, कैपिटल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वही एमएसएमई अगर जाए तो उसमें कंप्लाइंसेस बहुत आ जाती हैं, सवाल आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो अगर ये प्रोसेस ईजी बनाना हो तो सरकार क्या कुछ कर सकती है, खासकर इस प्रोसेस को इजी करने के लिए, इस पार्ट को इजी करने के लिए? बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जैसे आज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर लाखों करोड़ों रुपए की जो उनका गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी देती है या उस सेक्टर के लिए ईयर मार्क करती है। मेरा ये मानना कि एमएसएमई को, क्योंकि पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है, आज अगर जो आप मान के चलिएगा अरुण जी, अगर जो छोटा उद्यमी मर जाएगा तो समाज की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, चाहे मैं कहता हूँ इंटरेस्ट रेट है, सबसे पहले तो इसको मेरे हिसाब से 5 से 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कैप लगा देनी चाहिए कि भैया जो एनबीएफसी देवे चाहे कोई बैंक दे, 5-6% ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर जो आप ज़्यादा चार्ज करते हैं, आपको हक है, आप क्लेम कर सकते हैं अपने आप, चाहे बेशक से उसकी इंटरेस्ट की सब्सिडी आप गवर्नमेंट से मांग लीजिएगा। इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी जो है, मेरा ये मानना है कि 100% एमएसएमई के लिए कैपिटल सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल सब्सिडी मिलेगी तो अल्टीमेटली उसको एक्सपेंशन करने में, ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। जब कैपिटल सब्सिडी मिलती है उसको आप स्टैगर कर दीजिए। आप बोलो कि चलो भैया हम हर साल 25% आपको सब्सिडी देंगे या जो भी देंगे, 4 साल में जाकर आपको डिसबर्स करेंगे। उसको ये तो पता है कि मैंने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया और मुझे 4 साल के बाद में 1 करोड़ रुपये तक का वापसी पैसा मिल सकता है गवर्नमेंट से, और उससे मैं अपनी ग्रोथ कर लूँगा।
क्योंकि आप सोच के देखिए अरुण जी, जो एमएसएमई है उसकी बैलेंस शीट अगर जो आप देखेंगे तो उनके प्रॉफिट्स होते हैं लाखों में। कि अगर जो आपने 50 करोड़ का काम किया तो मालूम पड़ा जी 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं या है आपके पास, या जनरली भी होगा। कुछ लोग मैनिपुलेट भी करते हो, बात अलग है, लेकिन जनरली ऐसे होगा। अब जो इसका 25-50 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, वो कैपिटल एक्सपेंशन कहाँ से करेगा और ग्रोथ नहीं करेगा, तो हमारा एमएसएमई सेक्टर जो आज थोड़ा चरमरा रहा है पैसे के अभाव में, वो आने वाले वक्त में कभी सुदृढ़ और स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। जी, एक कैपिटल एक्सपेंशन की आपने बात की, ग्रोथ की बात की, उसी से जुड़ा मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, कंप्लायंसेस की अगर बात की जाती है कि भाई आपको जीएसटी बनना है या दूसरी चीज़ें जो है कंप्लायंसेस पूरे करने हैं, क्या उसमें भी आप देखते हैं सुधार की ज़रूरत है कि जो कारोबारी हैं उन पर वो अपने बिजनेस पर ध्यान दें, कंप्लायंसेस के चक्कर में ना फंसें, ऐसा कुछ है? आप सही कह रहे हैं अरुण जी। क्या हो रहा है, एक तरह से ठीक भी हो रहा है, लेट अस से डिजिटाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ ऑटोमेटेड सिस्टम्स पे आ रही हैं और चीज़ें कंप्लायंस बहुत इजी भी, कंफर्टेबल भी हो रहे हैं। लॉज और रूल्स को नए तरीके से लिखा जा रहा है, ऑब्सोलीट चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, जो कि डिज़ायरेबल है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इस सारे प्रोसेस में ना कुछ कंप्लायंस के बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और बहुत ज़्यादा बढ़ने के साथ में उनके जो पेनल्टीज़ जो हैं वो एज हाई एज अरेस्ट वारंट्स। अब सोचिए कि एक इंसान बिजनेस करता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान बिजनेस करने वाला ये कभी चाहेगा ज़िंदगी में कि उसको एक दिन ऐसा फेस करना पड़ जाए कि उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट आ गया, नोटिस आ गया या कुछ प्रकार की बातें आ गई। हर कोई कंप्लाई करना चाहता है, लेकिन हर एक के पास बैंडविड्थ नहीं है ना। फिर साथ साथ में ऐसे कंसल्टेंट्स नहीं मिलती है जो उनको सही तरह से गाइड कर सके। आधे टाइम तो कंसल्टेंट्स को डॉक्यूमेंट ही फिलअप नहीं करना आता, गलतियाँ वो करते हैं, हर्जाना कंपनी को भुगतना पड़ता है। तो अब मान के चलिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि लीनियंसी होनी चाहिए, आप उनके प्रति नम्रता बरतें। आप ये कहें अगर जो गलती भी करते हैं तो थप्पड़ मारने के बदले उनको प्यार से समझा के बुलाया जाए, देखो भाई ये गलती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों को डंडे मार के नहीं सिखाया जाता, बच्चों को बड़े प्यार से ये कह के सिखाया जाता है कि हाँ भाई चलो आपसे गलती होगी, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, तो बच्चा सीख जाएगा। ये जो छोटा उद्यमी है अरुण जी, ये भारत का भविष्य है, ये आने वाले वक्त में जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन लाएगा। और आप सोचिए, देखिए इंटरेस्टिंग बात, बड़े कॉर्पोरेट्स में मालिक नहीं काम करते, टीम काम करती है। यहाँ पर टीम नहीं, मालिक काम करता है। जब मालिक काम करता है और वो अपनी समझ रखता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस डाउन हो जाए या उड़ जाए। यानी कि उसकी एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट हमारे को क्या करेगी, टेक का बहुत बड़ा एक इनोवेशन देगी और हमारे को आगे लेके जाएगी। उसके दिमाग में सुबह शाम एक ही बात है, मुझे कितना भी टाइम स्पेंड करना पड़ जाए, मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। वो कभी उसमें कोई गलती नहीं करना चाहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। और टेक से जुड़ा ही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए एमएसएमईज़ के लिए, कारोबारियों के लिए टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन लगातार हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाती है, मौजूदा समय में उसको पूरा करने में क्या चुनौतियाँ देखते हैं और क्या हल देखते हैं आप? ये बहुत ही बड़ा एक अमेजिंग सेक्टर है अरुण जी, जो आपने टच किया ना पॉइंट, ये पूरे देश के लिए जानने वाली बात है। क्या जानने वाली बात है, आपको हैरानी होगी कि एमएसएमई के जितने भी ज़्यादातर लोग हैं, ये लोग बेसिक अकाउंट्स, जैसे लेटर से कोई बिजी है या टैली है या इस प्रकार के एक बेसिक सॉफ्टवेयर से काम करते हैं। उसमें कोई गलती नहीं है, ट्रायल बैलेंस तक बन जाता है। लेकिन बियॉन्ड दैट आप इनसे पूछो कि जी आपका जो डेटा है ये आपके सर्वर पे रखा हुआ है, आपका उसका बैकअप है? नहीं है। दुर्भाग्य की बात पता क्या, आजकल रोज़ हैकिंग हो जाती है, कभी क्रैश भी कर सकता है, करप्ट भी हो सकता है। ऐसी सूरत में इनको ये भी नहीं पता बेचारों को कि आपको अपने डेटा के इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए उसको सुबह शाम अलाइन करना चाहिए ऐसी जगह जो ऑफशोर हो, जिस पे कि डेटा बैकअप जा रहा हो हर मिनट के अंदर, ताकि कभी ऐसा हो जाए कि लेट से डेटा क्रैश हो गया या किसी ने हैक कर लिया तो आपका डेटा की इंटीग्रिटी आ सके। एक तो ये टेक्नोलॉजी की। दूसरी बात, इसके अलावा लोग क्या करते हैं, सिर्फ वर्ड फाइल पे या फिर एक्सेल पे, इसी पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर जो बोले कोई CRM, कुछ HRM या कोई इस प्रकार की चीज़ें जो उनको बहुत ही एडवांस लेके चले जाएँ, व्हाट्सएप चला लिया, छोटा मोटा ईमेल कर लिया, इसके बियॉन्ड मैं जितना जानता हूँ एमएसएमई को, मेरे हिसाब से उनके पास टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली ना के बराबर है। ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे पूछा था क्योंकि देखिए आपने इन सॉफ्टवेयर्स का जिक्र किया, लेकिन अब ज़माना जो है AI का आ गया है। और अगर डिजिटल कंप्लायंस का ही जिक्र कर लिया जाए, डिजिटल कंप्लायंस ही अगर बेहतर बनाना है
तो क्या बजट में ऐसा प्रावधान हो सकता है कि कारोबारियों के लिए, एमएसएमईज के लिए एआई ऑटोमेशन लाई जाए ताकि उनके लिए कंप्लायंस आसान हो जाए, गलतियां कम हो, पनिशमेंट का आपने जिक्र किया, पनिशमेंट ना हो, लीनियंसी हो, तो वो जो फ्लो है वो बेहतर बनाया जा सकता है कि नहीं? ऑन द कॉन्ट्ररी मैं इस प्रकार से कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं जो हर चीज़ को ट्रैक करती हैं। उनको ये पता है कि कौन कहाँ पर क्या कैसे क्या कर रहा है, तभी वो नोटिस वगैरह भेजने का काम सब कुछ करती है। ये काम गवर्नमेंट के पास बिल्कुल सही है, सूटेबल है, उनको करना चाहिए, बिल्कुल चल रहा है। जो छोटे उद्यमी एमएसएमई, उनको एआई नहीं चाहिए फिलहाल। एआई तो सिर्फ जो आज के डेट में बच्चे हैं, लेटर से वो एक तरह से ऑटोमेशन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल परफेक्ट है, अमेजिंग है। मैं कहता हूँ दैट इज़ अ सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल क्या है, आपके पास सही का डंका सीआरएम हो, एचआरएम हो। आप जितना डेटा एंट्री करते हैं, सुबह शाम लोग आपके पागल हुए पड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें याद कर करके आप फिल करते हैं। आपको कंप्लायंस की डेट्स कौन सी कब क्या आ रही है पता नहीं है। आपके पास एटलीस्ट इसके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर हो ताकि डे टू डे मैनेजमेंट में, मैं आपको बताना चाहता हूँ अरुण जी, कि 90% ऑफ द टाइम एमएसएमई के मालिक का, एंटरप्रेन्योर का जो है, वो सिर्फ फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक्स में जाता है। वो सोच नहीं पाता कि मुझे नया काम कैसे करना है, कस्टमर से मिलने जाना है, प्रोडक्शन एक्सपेंशन करनी है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन लानी है। वो वहाँ तक नहीं जा पाता क्यों? एक तो पैसा नहीं, ऊपर से कंप्लायंस बहुत सारे। तो मेरा सोचना मानना ये है कि करना चाहिए। अगर जो गवर्नमेंट के पास बहुत ही आइडेंटिफाइड सॉफ्टवेयर हो, कंपनियां हो, उनसे टाई अप कर लिया, बातचीत कर लिया कि भैया एक काम करते हैं, आपको ये सारा का सारा मॉड्यूल जो सॉफ्टवेयर है इसको इस रेट में फिक्स कर लीजिएगा। एमआरपी लगाते हैं ना, आपने एमआरपी लगा दिया कि चलो एमआरपी लगा के, और उसको एक तरह से वैलिडेट कर दिया कि हाँ भी ये सॉफ्टवेयर ठीक है, रोबस्ट है, उसका आर्किटेक्चर सही है और ये कहीं हमारे को चैलेंज नहीं करेगा। ऐसी सूरत में, और अगर जो गवर्नमेंट ये कह दे कि भैया एक काम करो, आपको अकाउंट्स में चाहिए ले लो, एचआरएम का, जैसे कितना एचआरएम का ये सॉफ्टवेयर ले लो, सीआरएम का ये ले लो, कंप्लायंस मैनेजमेंट ये ले लो, है ना, ये आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ले लो। ये करते करते क्या होगा, जब अगर जो आपका डे टू डे रूटीन में 90% से ऊपर आपका काम सारा का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम से हो रहा हो, जिसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं हो, लेजरों पे, किताबों पर रखने की जरूरत नहीं हो, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी जरूरत तो यही है। सेकंड, इसके बाद में जो एआई की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज एआई का जमाना है, पूरा विश्व बात कर रहा है, हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एंड इट इज सो एक्साइटिंग कि लोग इससे पहले एब्जॉर्ब कर पाते। आपने चैट जीपीटी का एक वर्जन देखा नहीं, उससे पहले सेकंड वर्जन लॉन्च हो गया, दूसरा जब तक आया सही तीसरा लॉन्च हो गया। इतनी स्पीड से रातों रात टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने खुद अपनी कंपनी में एआई सिस्टम लगवाए। मैं शॉक हो गया क्योंकि जो काम मैं मैनुअली करता था, आज मैं सिर्फ एक कमांड देता हूँ कि एक काम करो, मेरे सारे सोशल मीडिया पे जा करके उनके ईमेल के रिप्लाई कर दो, उनको कमेंट्स दे दो, ये कर दो, मेरे मीटिंग्स पे कर दो, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। एक कमांड करके मैं अपना काम कर रहा हूँ और सारा काम वो कर रहा है जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है अरुण जी, ये सब चीज़ें जब यही नहीं लोगों तक पहुँची है, तो एआई तो सिर्फ एक सपना है फिलहाल छोटे एमएसएमई के लिए। पूरे भारत के अंदर मैं समझता हूँ ऐसे नेशनल डिजिटल मिशन गवर्नमेंट को एक करना चाहिए कि हर इंसान को एआई के बारे में जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि वो अपने लाइफ को बहुत इजी बना सके और टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके अपना काम और फोकस अपने प्रोडक्शन, क्वालिटी, एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ करे। बिल्कुल। और एक और जो अभी वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हमने देखा था कि अमेरिका की ओर से टैरिफ लगा दिए गए, खासकर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कारोबारी थे उन्हें नुकसान की स्थिति थी। लेकिन अब जो है भारत कई देशों के साथ एफटीएस कर रहा है, सरकार की ओर से भी कई सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं। तो मेरा यहाँ सवाल ये रहेगा आपसे, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन वो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनके लिए क्या इस बजट में कोई विशेष आप देखते हैं ऐलान हो सकते हैं ताकि उनको जो उस दरमियान जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके? आपने बिल्कुल सही कहा। आई एम श्योर अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ गेम को खेलना शुरू किया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। और पता नहीं हर रोज़ क्या नया नया चीज़ होता है, हर आदमी डरा हुआ एक तरह से प्रैक्टिकली। और एक्सपोर्टर्स सबसे ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया जब फैक्ट्रियाँ शटडाउन हो गई, समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। बट हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूँ, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव, वेरी पॉजिटिव। और माननीय पीयूष गोयल जी इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट की कॉमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं। अपने जहाँ जहाँ हो तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाते हैं
ताकि अपने देश में अननेसेसरी एक्सपोर्ट उनका सरप्लस ना आ जाए। साथ साथ में ये कोशिश करते हैं कि अगर जो हमें एक्सपोर्ट करने में तकलीफ आ रही है तो उसकी सब्सिडी भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टू ग्रेटर एक्सटेंट एक्सपोर्टर्स के लिए सामने जो चैलेंज आया है ये बहुत रेयरली कभी कभी होता है, लेकिन जो एमएसएमई का चैलेंज है वो दिन रात सुबह शाम का है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय जो भी काम कर रही है एक्सपोर्टर्स के बारे में वो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से निश्चिंत है, ठीक है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे होगा पॉलिसी एवोल्यूशन होता रहेगा और प्रोडक्टिव पॉजिटिव ही रहेगा, तभी हमारा आज करंट अकाउंट डेफिसिट कभी होता था, यानी कि एक्सपोर्ट्स वर्सेस इंपोर्ट, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा आता था, करंट अकाउंट डेफिसिट नील हो गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, $800 बिलियन को अपने क्रॉस किया है। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करना एमएसएमईज को, इंडियन एमएसएमईज को, तो उसके लिए भी कोई ऐलान किए जा सकते हैं इस बजट में, वो भी संभावना देखते हैं? मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू अरुण जी, यू, टू द चैनल, टू द नेशन, टू द ऑनरेबल FM मैम, मुझे ऐसा लगता है कि एमएसएमई की तरफ तो लास्ट में देखा जाता है कि भी कुछ बचा कुचा है तो देश तो बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मैक्रो लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़ा एम्फेसिस है, जहाँ लड़े से कहीं ना कहीं अपीजिंग भी करनी पड़ती है, लोगों को खुश भी करना पड़ता है वगैरह, इसमें जब एनर्जी और रिसोर्सेज चले जाते हैं तो जो एक्चुअल सेक्टर को ज़रूरत थी और रिक्वायरमेंट थी उसकी तरफ फोकस जा ही नहीं पाता। तो हमारी स्थिति एमएसएमई की यही है। मैं मान के चलता हूँ एमएसएमई को प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे मैंने कहा, उस मिनिस्ट्री को तो मोस्ट डायनामिक मिनिस्ट्री बना देना चाहिए या होनी चाहिए। उसकी जितनी भी टीम है वो प्रोएक्टिवली एक रूल बना ले कि भी हर फैक्ट्री में साल में एटलीस्ट 2 बार तो जा करके मिल के आना है, उनकी दुख तकलीफ को जाना है, डॉक्यूमेंट करना है, उनके रेजोल्यूशन सोल्यूशन निकाल करके सेक्टर वाइज, डेमोग्राफिक वाइज, ज्योग्राफी वाइज उनकी जो प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। मैं वायदा करता हूँ अरुण जी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत बेटर हो जाएगी। चलिए डॉक्टर सुशील, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल रहने वाला है कि देखिए बजट आने वाला है, आई एम श्योर जिस तरह से आपने फीडबैक का जिक्र किया, सरकार ने फीडबैक एमएसएमई से लिया होगा, आप इस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, अंदर बाहर से इस सेक्टर को जानते हैं। अभी 3-4 पॉइंट्स में बताइए ये सेक्टर के लिए सरकार कौन से ऐलान कर सकती है जो इम्पैक्टफुल हम देख सकते हैं कि इस सेक्टर में बूम, एक नया बूम लेकर आए। देखिए आजकल क्या है, आई एम श्योर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भी आज हम बात करते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी की, है ना। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि COP70 में भारत सरकार ने कहा है कि बाय 2070 विल बी कार्बन न्यूट्रल। पेरिस क्लाइमेट डील साइन की हम लोगों ने 2030 तक, जबकि बहुत सारे थर्मल इंस्टॉलेशन प्लांट्स को हमारे को हटा देना है। तभी आज अब सोलर के अंदर अहेड ऑफ टाइम्स है, यानी कि जितने गीगावाट की कैपेसिटी हमारे देश में इस समय लग गई है और सोलर के प्लांट्स पर प्लांट, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं। आप मान के चलिए कि इस समय ऑल्टरनेट एनर्जी या सोलर बहुत ही हॉट सेक्टर चल रहा है जी। दूसरा डिफेंस बहुत ही हॉट सेक्टर है, जहाँ पर लड़ा से, क्योंकि डिफेंस की प्रोडक्शन की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पूरे विश्व को दिखा दिया कि हमारी ताकत क्या है, हमारा वर्चस्व क्या है, और लोगों को समझ आ गया कि भारत के पास जो बनता है उसका कोई सानी नहीं है, हम तो ब्रह्मास्त्र पैदा करते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो डिफेंस के अंदर जितनी ग्रोथ आने जा रही है, ये वर्जिन सेक्टर है। डिफेंस में हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब सोचिए जो इंपोर्ट करता था नेशन वो एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, और पूरे विश्व को जहां जो जरूरी हो पीसफुल काम के लिए, डिफेंस के लिए सपोर्ट करने जा रहा है। तीसरा है सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकलिंग, ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है। अब सोचिए पूरे भारत के अंदर, मैं आपको एक छोटा सा सेक्टरल, जिस सेक्टर के बारे में मैं जानता हूँ, सेक्टरल आपको छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ कि पूरे भारत में आज जैसे सोलर है, सोलर को तुमने बता दिया अभी अहेड ऑफ टाइम्स। डिफेंस के अंदर मैसिव डिफेंस के कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है, जॉइंट वेंचर साइन की जा रहे हैं। अभी एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ किया, वहां पे डिफेंस को जो है बहुत ही अमेजिंग है। अदानी साहब ने अभी एम्ब्रेयर के साथ में पैक्ट साइन किया कि भारत में एरोप्लेन बनाने शुरू कर देंगे। HAL भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं समझता हूँ हमारी डिफेंस सेक्टर की सारी यूनिट माननीय प्रधानमंत्री जी के एक इनिशिएटिव के कारण इस समय रोबस्ट होकर के वाइब्रेंट हो रही है, उछल कूद कर रही हैं, और उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई जैसे लगता है कि पूरे विश्व को हम छा जाएंगे और कर लेंगे, और मैं मान के चलता हूं करेंगे। हमारे लोग इतने स्मार्ट है। रिसाइकलिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है अरुण जी जहां मैं सबका ध्यान लाना चाहता हूं। मैं इसके पीछे कुछ थोड़ा सा आंकड़ा देता हूं, खासकर प्लास्टिक को लेकर के, है। आप मुझे इसमें थोड़ा सा ध्यान देके आज आपको बताता हूं, पूरे भारत में करीब करीब 25 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, जो करीब करीब 2.5 करोड़ मेट्रिक टन बनता है।
प्लास्टिक कंज्यूम होता है। शॉकिंगली 10 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, यानी कि 1 करोड़ टन जितना भी प्लास्टिक इसमें है ये डिस्कार्ड कर दिया जाता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक समझ के जो भी करके। इसमें से मुश्किल से 9% रिसाइकल होता है। और जितना भी डिस्कार्ड किया जा रहा है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एब्सोल्युटली। और 91% जो है वो फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। और मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो प्लास्टिक को, जो कि मैं मान के चलता हूँ, सब कहते हैं जहर है, मैं भी कहता हूँ जहर है, पैदा कर दिया, उसको कंट्रोल कैसे करना किसी को नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए, जैसे लेटर से प्लास्टिक है, आप उसको जलाएंगे तो उससे एक गैस निकलती है फ्लोरिन गैसेस। ये फ्लोरिन गैसेस जो बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती हैं, लंग्स में बैठ जाएंगी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देगी, डैमेज कर देगी। पहली बात। दूसरी बात इंटरेस्टिंग, अगर सॉइल पे छोड़ देंगे 100-200 साल प्लास्टिक गलता नहीं है, मल्टी लेयर प्लास्टिक नहीं गलता, और जब गलेगा भी तो सॉइल को टॉक्सिक बना देगा। यानी कि आपने तो जहर ही पैदा कर दिया पूरे विश्व ने। और अभी देखिए ये स्थिति है 2025 की। 2035 में यही आंकड़ा भर करके बढ़ जाएगा 60 मिलियन मेट्रिक टन, और 35 मिलियन मेट्रिक टन जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी कि हम प्लास्टिक के नदियों में तैर रहे होंगे, हमारे रिवर्स ओशंस क्या हालत में होंगे। आप देखिए एनिमल्स मर जाते हैं। किसकी गलती है? सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। आज प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है, रीपर्पस करना ज़रूरी है। उससे एक तो आप मान के चलेगा कि मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है, क्रूड जो मंगाते हैं वो सारा का सारा आपका बचता है। इसके साथ साथ जॉब्स क्रिएट होते हैं, लैक्स ऑफ जॉब्स, रेवेन्यू क्रिएट होता है, ठीक है जी, इकोनॉमी रोबस्ट होती है। अब हो क्या रहा है कि आज पूरे भारत के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। ये कुछ शायद इकोनॉमी में हमें लगता है पॉलिसी का बहुत बड़ा फ्लॉ हो गया। कैसे हो गया? आपने लेटर से कोई प्रोडक्ट बनाया, लेटर से आपने कोई कांच की बॉटल बनाई, कांच की बॉटल, ठीक है जी। इसमें आपने चाहे पानी भर के भेजा या लेटर से कोई अपना कोला भर के भेजा, और ये जब जा रहा है, जब कांच की बोतल बन के आई थी तो उस कंपनी ने 18% जीएसटी इस पे पे किया था। फिर ये जिस कंपनी के पास गई, ब्रांड ओनर के पास, उसने इसमें पानी भर भर के बेचना शुरू किया या कोला भर के बेचना शुरू किया, और हर बार वो लेट से 10 बार वो बॉटल वापस आएगी जाएगी, मान के चलो उसकी लाइफ इतनी होगी, उसका टूट आट जाती है, लोग तोड़ देते हैं भाई जैसे ही। उस सूरत में आपको सुन के हैरानी होगी, जब ये कांच की बोतल जब वापस आती है तो सिर्फ जो कोला गया या पानी गया उसी पे जीएसटी लगता है। लेकिन प्लास्टिक के मामले में पता क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब भी प्लास्टिक की बोतल फेंक दी जाती है तो प्लास्टिक को कलेक्ट करके जो रैक पिकर्स हैं, जो गरीब है, उसको कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करने के बाद जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो फिर वापस 18% जीएसटी देना पड़ता है। देखिए सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम रिसाइकलिंग की कॉस्ट देनी पड़ रही है, इंसेंटिव की जगह उस पे और भारी कॉस्ट देनी पड़ रही है। ये मैं शॉकिंग बात बता रहा हूँ, शायद लोगों को विश्वास ही नहीं आएगा। अब सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैंने जो कही, कांच की बोतल बार बार आई, 10 बार आई, आपने जीएसटी चार्ज किया सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर, पानी पे या कोला पे। और प्लास्टिक की बोतल अगर जो 5 बार वापस आ गई आपके पास, तो 5 बार उसको जब जब वापस शेप बदलेगा 18% जीएसटी, यानी कि 100 रुपये के माल पे 90 रुपये जीएसटी। कब तक देंगे, क्या करेंगे? आज के डेट में रिसाइकलिंग सेक्टर को जरूरत है जीरो टैक्स की, जीरो टैक्स, और खासकर प्लास्टिक को। और ये स्वच्छ भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना आप इंसेंटिवाइज करेंगे इसको, उतना ज़्यादा जो है। देखिए अरुण जी, मैं जितना जानता हूँ पूरे देश में, मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात, कि 93% पेट की बॉटल ये जो रिसाइकल होती है, क्योंकि पेट के बहुत सारे प्लांट आ गए हैं, ठीक है, लेकिन बाकी का जो है वो सिर्फ 24% ही रिसाइकल होता है, बाकी सारी आइटम, जिसमें कि फॉर एग्जांपल सीमेंट के बैग है, सीमेंट के बैग मात्र 9% रिसाइकल होते हैं, 91% सीमेंट के बैग जला दिए जाते हैं। तो रिसाइकलिंग की इतने कम नंबर्स का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जीएसटी जो बार बार दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। एक तो इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई रेड कार्पेट वेलकम हो, कोई, मैं कहता हूं चाहे इंटरेस्ट सब्सिडी हो, चाहे कैपिटल सब्सिडी हो, चाहे टैक्स हो, हर चीज फुली हाई है और ओवरलोडेड है। जबकि ये बहुत बड़ी गलती है पॉलिसी सिस्टम की,
इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही काम कीजिए। आपने जब पॉलीमर बनाया था तो जीएसटी 18% पे कर दिया गया था, उसके बाद में वो 2 बार 4 बार 5 बार जितने बार रिसाइकल हो रहा है तो रिसाइकल में उस पर जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। उनको अगर जो इजाज़त मिलेगी वो जीरो टैक्स में, उस सूरत में क्या करेंगे, उनको लेन देन, क्योंकि गरीब लोग करते हैं। अब मान के चलिए रिसाइकलिंग सेक्टर जो है पूरे देश में इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल सेक्टर नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट से बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा रखी है, बड़े कॉर्पोरेट्स के पास वक्त नहीं है। छोटा उद्यमी जो छोटा सा बैठा है बेचारा कबाड़ी, वो लगा नहीं सकता। हम जैसे लोग लगाने की जब कोशिश करते हैं, हम देखते हैं हर बार जीएसटी पे करते हैं। अच्छा, हमने गरीब से खरीदा, अब गरीब से खरीद उसका तो बिल होता नहीं है, हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 18% पहले पे करते हैं, फिर अपने उस माल को लेके आते हैं। अच्छा, ऐसा करके हम कब तक काम करेंगे? और उसके बाद वो अनरेमुनेटेड हो जाता है, क्योंकि जब उसकी एड ऑन होती है, उसकी प्रोसेसिंग भी है और एड ऑन करने के बाद जीएसटी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। एब्सोल्युटली, जब ज़्यादा हाई हो जाएगी तो आदमी बोलता है भाई मैं फ्रेश का ले लूँगा, मुझे रिसाइकल नहीं चाहिए। तो देश का भला कहाँ हुआ? देश के अंदर बहुत बड़ी गलती जो हो रही है ये पॉलिसी डिसीजन के अंदर। मैं ये मान के चलता हूँ, मैं इस बात को कहीं भी किसी फोरम पर प्लेटफॉर्म के कहने को तैयार हूँ कि ये पॉलिसी को चेंज किया जाए। आप सिर्फ जीरो टैक्स पे ले आइएगा रिसाइकल प्रोडक्ट को, इसके साथ कैपिटल सब्सिडी आप 100% दीजिएगा, साथ साथ में इंटरेस्ट रेट में 3 से 4% का सबवेंशन दीजिएगा। और इसके अलावा आप कुछ देने की जरूरत नहीं है। पूरा देश के उद्यमी आज इतने स्ट्रांग है, इतने मजेदार हैं कि वो काम को आगे ले जाएंगे। इसमें मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ जो आपने सुझाव दिए। इससे एक तो जो है एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा और उनकी ग्रोथ होगी, वो अपना जो है कैपिटल जो कोस्टिंग आ रही है वो बचा लेंगे। इसके अलावा स्वच्छ भारत को भी जो है बूस्ट एक मिल सकता है यहाँ से। एब्सोल्युटली बैंग ऑन, आपने जो बात कही अरुण जी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत है। मैं मान के चलता हूँ भारत के अंदर आज सर्कुलर इकोनॉमी पे सपोर्ट करना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली डिक्लेरेशन में G20 में ये बात कही थी कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए, उसको रेड कार्पेट वेलकम करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, लोहा है या कोई और बाकी आइटम है वो तो अमूमन रिसाइकलिंग हो रही है जी, लेकिन यहाँ पर जो ऐलान हुए हैं वो धरातल पर भी देखने, उसका जो इफेक्ट है वो देखना जरूरी है। एब्सोल्युटली, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बना नहीं। जी, क्यों नहीं बना? शायद उसको सेक्टर को ये समझ के चला कि चलो यार एक छोटा सा सेक्टर है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर जो सोच के चलेगा, जो स्थिति हमारे सामने है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एज़ पर गवर्नमेंट रूल जितने भी आपके लैपटॉप हैं, चाहे मोबाइल है, चाहे वॉशिंग मशीन है, ये सब की लाइफ फिक्स कर दी गई है। जैसे कारों की लाइफ फिक्स कर दी 15 साल, इसी प्रकार से सबकी लाइफ फिक्स हो गई है। इतने साल के बाद आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एक तरफ तो आपके सिंगल यूज़ प्लास्टिक और आप बाकी की हार्ड प्लास्टिक जो यूज़ कर रहे थे 25 मिलियन मेट्रिक टन, उस पर 10 मिलियन मेट्रिक टन आ रहा था। फिर पिछले 30-40 सालों से जो प्लास्टिक आपके घरों में टीवी और फ्रिज के रूप में पड़ा है वो भी डिस्कार्ड होगा। तो जी, तो रैपिड, मैं यहाँ पर जिस तरह से आपकी बातों को अगर मैं समझूँ और दर्शक भी समझ रहे, रैपिड यहाँ पर रिवैम्पिंग बहुत ज़रूरी है और इस क्षेत्र पर खास तौर पर सरकार का ध्यान आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी है। अरुण जी, क्यों पता है, ये हमारे पास एक वेस्ट है, उसको वेल्थ में क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और हमारे देशवासी बहुत ही मेहनती हैं, छोटा एंटरप्रेन्योर, उसको अगर जो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, मैं वायदा करता हूँ पूरे देश की काया पलट देगा, दिशा बदलेगी तो दशा बदल जाएगी। बिल्कुल। बहुत ही छोटा सा सवाल, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। पिछली बार जो बजट में एमएसएमईज के लिए, देखिए जब बजट का भाषण पढ़ा जाता है तो एमएसएमईज के लिए भी बहुत सारे ऐलान होते हैं। पिछली बार जो ऐलान हुए, क्या वो धरातल पर उनका असर दिखा या बहुत काम करना ज़रूरी है? बहुत ब्रीफ आंसर आपसे। नहीं अरुण जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या होता है ना, मैक्रो पॉलिसीज़ होती हैं, माइक्रो में जब उसको फिल्टर करके नाश तक पहुँचती है तो प्रैक्टिकली बहुत बार इनफेक्टिव हो जाती है। एक्सेप्ट कि जब गवर्नमेंट ने टैरिफ्स को बदल दिया, जैसे जीएसटी है, उन्होंने रैशनलाइज करके एक जगह 18 पे लेके आ गए या 12 पे लेके आ गए, वो समझ में आता है कि वो हर एक के लिए इफेक्टिव है, हर एक को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन कई जगह सेक्टरल, अगर जो बात करें सेक्टरल बेनिफिट क्या है, सेक्टरल बेनिफिट इज मिसिंग। एंड आई थिंक पूरे देश की एमएसएमई को और खास सर्कुलर इकोनॉमी में, रीसर्कुलर इकोनॉमी में, रीसाइक्लिंग इकोनॉमी में जितने भी देश के अंदर प्रावधान है, जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी लोग चल रहे हैं, उनको बोल्डली बोल करके बुलाया जाए कि आइए रिसाइक्लिंग का प्रोडक्ट सेट कीजिएगा, हम आपको हर तरह से हेल्प करने को तैयार हैं। ऐसा करके उनको जितना जॉब मिल जाएगा, रेवेन्यू टैक्सेस क्रिएट हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ ही अपने आप में बदल जाएगी।
बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। उम्मीद की जाती है कि इस बार के बजट में सरकार की ओर से इन सब बातों का ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपकी इनसाइट्स के लिए। Thank you. आपने बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह एमएसएमई जो कारोबारी हैं वो किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं और क्या उम्मीदें उनकी बजट से रहेंगी। थैंक यू। आपका इस चर्चा पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।